मार्कोविज मॉडल और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है जिनको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरीज में यूज करते हैं, उन सब से फेमिलियर होने के बाद, उन सबको जानने के बाद हम अब आगे अपना स्टेप बढ़ा रहे हैं शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल की तरफ। लेकिन उससे पहले कि हम शार्प का जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है, जिसमें उसने फॉर्मूला जो है दिए हैं कि मतलब किस तरह से हम जो सिक्योरिटीज़ है उनमें से बेस्ट सिक्योरिटीज़ अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका सबसे अच्छा कम्बिनेशन क्या होगा, वो कम्बिनेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जाएं उससे पहले जिस पर वो शार्प का मॉडल आधारित है, कैपिटल मार्केट थ्योरी, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। शार्प ने ही ये थ्योरी दी है, शार्प के द्वारा ही डेवलप की गई है, विलियम शार्प। तो आज हम पहले इस कैपिटल मार्केट थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको आप ये देखना कि जो आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, जो कि बहुत फेमस थ्योरी है अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, वो भी बहुत हद तक इसी पर आधारित है। थोड़ा सा वहाँ चेंज आएगा कि जैसे ये टोटल रिस्क को कंसिडर कर रही है तो वो सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर करेगी। अदरवाइज लगभग सभी एजम्पशन और जो कह लीजिए कि सभी जो उसका जो काम करने जो तरीका है, ठीक है ना, मॉडस ऑपरेंडी जो है वो लगभग सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों का ये बेस है, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल का भी और शार्प का जो आगे सिंगल इंडेक्स मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका भी। तो आइए जानते हैं पहले कि ये है क्या, ठीक है। थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका ले लें, उसके बाद में पहले आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताकर फिर थ्योरी को हम साथ साथ करेंगे। तो डेवलप्ड बाय शार्प, जैसे कि मैंने आपको बताया, विलियम जे शार्प ने इसको डेवलप किया और ये जो पब्लिश हुई थी कैपिटल असेट्स प्राइजेज के नाम से। कैपिटल असेट्स प्राइजेज, अ थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, ठीक है, जर्नल ऑफ फाइनेंस इन 1964 में ये पब्लिश हुई और उसके बाद ये पॉपुलर हुई, ठीक है। और ये थ्योरी करती क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो बेस वही है। अगर आप सोचे कि मार्कोविज मॉडल को बिल्कुल इन्होंने खारिज कर दिया है, ऐसा नहीं है। मार्कोविज मॉडल में जो कमियां थी उनको आसान कर दिया है। दो मुख्य रूप से कमियां थी जिस पर हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा समय दिया था, हमने समझा था कि मार्कोविज मॉडल में सबसे बड़ी जो दो कमियां निकल कर आती है, पहली ये कि बहुत सारी कैलकुलेशन है। अगर आपको पास n नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, अगर आपके पास मान लीजिए 100 सिक्योरिटीज हैं, तो आपको 100 मल्टीप्लाई 99 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n-1, ठीक है। इतने तो डिवाइड बाई 2, इतने तो आपको पहले कोवेरिएंस चाहिए, फिर प्लस n, मतलब 100 है तो 100, 200 है तो 200 n के बराबर, ठीक है। 100 के बराबर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, एवरेज रिटर्न, और 100 के बराबर ही आपको इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी फिर बात क्या है कि जब ये अपना एफिशिएंट फ्रंटियर हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद भी फिर पोर्टफोलियो अच्छा कौन सा होगा हमारे लिए, वो सिलेक्शन करने का चुनाव इन्होंने छोड़ दिया यूटिलिटी कर्व पर, कि इस इन्वेस्टर का यूटिलिटी कर्व ये है तो इसके लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ये एक्स रहेगा। दूसरे इन्वेस्टर का यूटिलिटी कर्व ये है जो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा रिस्क ले सकता है, उसके लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ये रहेगा। तो दोनों ये मुख्य रूप से कमियां समझी जाती है मार्कोविज मॉडल की, कि भाई तुमने इतनी सारी कैलकुलेशन भी करवाई और उसके बाद भी फिर जो है पोर्टफोलियो कौन सा होगा, ये जितने मान लीजिए अब 10 आदमी है तो हो सकता है 10 आदमियों के लिए 10 अलग अलग पोर्टफोलियो आए ऑप्टिमम, तो किसको मैं ऑप्टिमम बोलूं। ये मतलब कह लीजिए कि बड़ा एक कंफ्यूजन, एक एम्बिगुअस सिचुएशन पैदा करता है। इसी सिचुएशन को आसान करने का तरीका शार्प ने सुझाया, ठीक है। तो उसमें से ये वाला जो मेथड है कि जहां हमें इतने कोवेरिएंस, सिक्योरिटी एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का एक्स के साथ, ऐसे अलग अलग कोवेरिएंस निकालने के बजाय सबका वेरिएंस
सिर्फ एक इंडेक्स ले लीजिए, सेंसेक्स निफ्टी जो उनका रिप्रेजेंट करे, उसके साथ आप उनका कोरिलेशन निकाल लीजिए। बाकी बस दैट्स इट, आगे फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस इंडेक्स के बेस पर काम हो जाएगा। ये आसानी शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल में देखने को मिलती है। और जो दूसरी कमी थी कि जो मतलब मल्टीपल हमारे लिए पोर्टफोलियो सेलेक्ट हो रहे थे, तो उस कमी को दूर कैसे किया जाए, उस कमी को दूर करने के लिए ये कैपिटल मार्केट थ्योरी आपको सजेस्ट करती है। तो इसलिए ये थ्योरी, दिस थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्कोविज मॉडल, ठीक है। और ये आसान करती कैसे है, ये आसान करने का तरीका ये कहती है कि देखो भाई, जब रिस्की एसेट्स की बात करोगे, जब जोखिम की बात करोगे, तो जोखिम के प्रति सबका रवैया अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाए, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी हो जो रिस्क फ्री हो, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जिस पर जोखिम नहीं है, और जोखिम नहीं है उसका मतलब उसमें वेरिएशन है नहीं, उसमें जो रिटर्न्स है उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने बोला 10%, तो 10% मिलेगा, नो वेरिएशन। उस केस में जो आपका वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों जीरो आ रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें जीरो डेविएशन। अगर इस सिक्योरिटी को मैं बेस रूप में ले लूं, तो कमोबेश लगभग सभी इन्वेस्टर्स का जो सोचने का तरीका है वो लगभग एक जैसा हो जाएगा। कैसे एक जैसा हो जाएगा कि सब इन्वेस्टर्स को अब एक बेस मिल गया। अभी तक तो जब रिस्क फ्री रिटर्न्स नहीं था, तब तक तो सभी को लग रहा था कि इतना जोखिम पर मुझे तो इतना रिटर्न चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे तो इतने जोखिम पर इतना रिटर्न चाहिए, तीसरा कह रहा है मुझे इतने जोखिम पर इतना रिटर्न चाहिए। जब एक बेस बन गया कि भाई बिना जोखिम के रिटर्न मिलेगा आपको 10%, वैसे आज के टाइम में 10% बहुत ज़्यादा है, बैंक एफडी वगैरह के हिसाब से आप देखो तो 5-6% मुझे रखना चाहिए। चलिए मैं 6% रख देता हूँ, थोड़ा सा रियलिटी के नज़दीक सा हो जाए। तो भाई बिना जोखिम के तो तुम्हें अगर रिटर्न चाहिए तो 6% मिलेगा, इसके बाद जोखिम के अनुसार आपको रिटर्न मिलता चला जाएगा। तो अब लगभग सबका सोचने का तरीका एक जैसा हो सकता है, अब लगभग उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी हम ला सकते हैं कि 6% से कम कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा, क्योंकि तो बिना जोखिम के मिल रहा है, और 6% से ऊपर फिर रिटर्न जो है वो हमें मिलेगा। किसके अनुसार मिलेगा, जितना हम जोखिम उठाएंगे उसी जोखिम के अनुसार हमें अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में करते क्या हैं मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको समझा ही देता हूं, उसके बाद फिर आपके लिए समझना इसको और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। कि किसी चीज के लिए मन में जैसे जिज्ञासा जब जग जाए कि ये करती कैसे, तो पहले उसको सामने देख लें, उसके बाद फिर उसका थ्योरी कंसेप्ट समझना आसान हो जाएगा। तो ये आपका एफिशिएंट फ्रंटियर था, जिसमें कई सारे पोर्टफोलियो बन गए थे, पोर्टफोलियो एक्स, पोर्टफोलियो वाई, पोर्टफोलियो जेड, पोर्टफोलियो डब्ल्यू, और सभी के सभी एफिशिएंट फ्रंटियर है। इनमें से कौन सा किसके लिए अच्छा है वो अब डिपेंड कर रहा था इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट लाइन इस काम को कैसे आसान करती है, ध्यान से सुनो। कैपिटल मार्केट लाइन कहती है कि देखो भाई, बिना जोखिम के 6% रिटर्न मिल रहा है तो वो तो सबको मिलना ही चाहिए। दिस वन इज RF, रिस्क फ्री रिटर्न। ध्यान से समझना मेरी बात, मान लो 6% है। अच्छा, मार्केट में जो जोखिम है, ठीक है, शेयर मार्केट में उसके इंडेक्स, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, तो हमने मार्केट पोर्टफोलियो एक टर्म पढ़ी थी, हमने डिफरेंस समझा था मार्केट पोर्टफोलियो और मैनेज्ड पोर्टफोलियो में। तो मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब जैसे सेंसेक्स निफ्टी, इनमें जिन सिक्योरिटीज का जो प्रोपोर्शन है एज इट इज वो प्रोपोर्शन अगर बना रहे, तो वहां पर जो मार्केट जो मतलब कह लीजिए कि इंडेक्स का मतलब हो गया कि जो अपना जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, उसके रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स कितने हैं, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या एवरेज रिटर्न्स जो हैं, और उस रिटर्न्स में वेरिएशन कितना आया, तो उस जोखिम के हिसाब से मान लो मार्केट का पोर्टफोलियो ये बनता है। मार्केट में, मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंसेक्स या निफ्टी जो भी आपने इंडेक्स उठाया, उस इंडेक्स का रिटर्न और उस इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो उस इंडेक्स के का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लो इतना स्टैंडर्ड डेविएशन है और उस पर एवरेज रिटर्न इतना है, तो ये वाला जो पोर्टफोलियो है ये कहलाएगा मार्केट पोर्टफोलियो। और अब इस रिस्क फ्री रिटर्न को मैं इस मार्केट पोर्टफोलियो से मिला दूं, इससे टेंजेंट होता हुआ, ठीक है, आपके जो एफिशिएंट फ्रंटियर है उससे टेंजेंट होता हुआ, तो ये एक नया पोर्टफोलियो, नया एफिशिएंट फ्रंटियर मिल जाएगा और इस पर भी सभी के सभी पोर्टफोलियो एफिशिएंट रहेंगे। और अब सबके लिए एक चीज को समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि देख भाई, इतना रिटर्न तो मिलना ही मिलना है क्योंकि ये तो बिना जोखिम के है, और इसके बाद जैसे जैसे जोखिम बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न हम अतिरिक्त ले सकते हैं। ये वाला यहाँ रिस्क किसके बराबर है? मार्केट के बराबर, और रिटर्न भी किसके बराबर है? मार्केट के बराबर। मार्केट से कम लेवल पर अगर आप आओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ये हम लैंडिंग और बोरिंग का कंसेप्ट आता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, वरना एक साथ सारा फिर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसी लेक्चर में मैं इसको जो है डिस्कस करूंगा, बट पहले अब आपको एक माइंड में एक पिक्चराइजेशन सा बन जाए कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। और ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसी को लाइन को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, तो एक तरह से जो आपका ये जो पोर्टफोलियो हर एक आदमी के लिए अलग अलग था, अब एक पोर्टफोलियो बन जाएगा सभी के लिए, ताकि हम उसको सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए अब वापस अपने डिस्कशन पर वहीं आते हैं जहां हम बात कर रहे थे। तो अब जरा यहाँ से देखिए, जो इसकी लिमिटेशंस की हम बात भी कर रहे थे कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज विल बी डिफरेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर अंडर मार्कोविज मॉडल। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये बात। सो देयर मे बी एज मैनी ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज हैज देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। 10 आदमी हैं तो जरूर हो सकता है कि 10 के 10 हमें एफिशिएंट पोर्टफोलियो अलग अलग मिल जाए, हर एक आदमी का, क्योंकि यूटिलिटी कर्व अलग होगा। This is because every investor will have a different set of indifference curve. सभी का इंडिफरेंस कर्व अलग है, सभी का रिस्क का परसेप्शन अलग है। सो वी विल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टर्स। कि सब हमने कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये जहां यूटिलिटी कर्व इसको टेंजेंट है, वो तुम्हारे लिए एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। तो मिस्टर एक्स का यहाँ टेंजेंट होता है, मिस्टर एक्स के लिए यहाँ टेंजेंट होता है, तो इसलिए दोनों का अलग अलग हो गया। तो अब क्या करती है कैपिटल मार्केट थ्योरी? अभी मैंने आपको बताई है वो चीजें पहले ही कि कैपिटल मार्केट थ्योरी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग रिस्क फ्री असेट्स इन द मार्केट। ठीक है, आप रिस्क फ्री असेट्स जो हैं वो ले आइए। ठीक है, विच अलाउज इन्वेस्टर्स टू लैंड और बोरो एट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, और वो रिस्क फ्री रेट पर लैंड करना और बोरो करना अलाउ करता है। अब जरा पहले ये चीज समझ लो। ठीक है, दो बातें आप, एक चीज हमने समझ ली कि ये टेंजेंट, जो कैपिटल मार्केट लाइन का कंसेप्ट हमने समझ लिया कि रिस्क फ्री रिटर्न मुझे चाहिए प्लस रिस्क प्रीमियम। दूसरी बात, आप ये लैंडिंग और बोरिंग और समझ लें, तो बस यही कैपिटल मार्केट थ्योरी है। तो आइए मैं इस पर भी पहले थ्योरी में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, एक बात समझना, मिस्टर राम है, ठीक है, उसके पास है 1000 रुपया। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मिस्टर राम के पास 1000 रुपया है, उसके पास दो तरह के सिक्योरिटी ऑप्शन है, एक मार्केट का रिटर्न है, मार्केट, ठीक है, और एक रिस्क फ्री ऑप्शन है। ठीक है, दो जगह वो रुपया लगा सकता है। अगर वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज की तरफ जाता है तो 8% की रेट पर वो मतलब अपना रुपया इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट में अगर जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो 15% वो जो अर्न कर सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जोखिम भी है, यहाँ जोखिम नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। इससे पहले इसकी प्रायर अजम्पशन है वो समझ लीजिए, और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका जो होता है वो भी उसी अजम्पशन के बेस पर होता है। अजम्पशन ये है, पहली बात
कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, एक इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट पर कितना भी अमाउंट बोरो कर सकता है और लैंड कर सकता है। ठीक है, इस रेट पर कितना भी अमाउंट वो बोरो कर सकता है और लैंड कर सकता है, वो उधार भी ले सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है। मतलब अगर आपको रुपया उधार चाहिए तो 8% की रेट पर, जो कि रिस्क फ्री रेट है, जितना चाहो उतना उधार मिल जाएगा। और आप अगर 8% की रेट पर इन्वेस्ट करना चाहें, जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो आधी सच है। मैंने कहा कि भाई मेरे को बैंक में रुपया जमा करवाना है, जोखिम नहीं उठाना, कोई बात नहीं, जमा करवाइए भाई। तो 6% या 8% मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, इसके बराबर ही। तो 8% की रेट पर 8% कमाने के लिए इन्वेस्ट कितना भी कर सकता हूँ, हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन क्या अगर मुझे रुपए की जरूरत है तो बैंक मुझे 8% की रेट पर दे भी देगा? नहीं देता। आप बैंक से लोन लेकर देखिए, इवन हाउस लोन जिस पर बैंक को सबसे कम जोखिम होता है, वो भी आपको हो सकता है 10% के आसपास की रेट पे मिले। ठीक है, पर्सनल लोन तो और महंगा मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आप बोरो भी कर सकते हैं, आप लैंड भी कर सकते हैं, ये इसकी एजम्पशन है कैपिटल मार्केट थ्योरी की। CAPM मॉडल की भी यही एजम्पशन है। लेकिन बात यह है एक्चुअल में कि आप इस रेट पर इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन इस रेट पर बोरो नहीं कर सकते। अब कहता क्या है शार्प, क्या कहता है इस बारे में? कहता है कि देखो भाई, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि तुम मार्केट में रुपया लगाओ, सारा रुपया, 1000 रुपया है तुम्हारे पास, सारा मार्केट में लगा दो। 1000 रुपया तुम मार्केट में लगा दोगे 15%, और कितना रुपया कमा लोगे? 150 रुपया। यानी कि कितना परसेंट रिटर्न अर्न कर लोगे? 15%। मार्केट के बराबर का रिटर्न मार्केट में लगा रहे हो। ठीक है, ये तो तब है जब आप कहाँ हो, अभी मैंने आपको दिखाया था ना मार्केट पोर्टफोलियो, लास्ट में दिखाया था, यहीं पर बताता हूँ मैं आपको। दोबारा से मैं ये बना दूं, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है जी, ये रिस्क फ्री रिटर्न है और ये तुम्हारा कैपिटल मार्केट लाइन आ गई। ये तुम्हारा जो मार्कोविच मॉडल जो था, समझ लो एक तरह से, वहां जहां पर मार्केट का पोर्टफोलियो आ रहा था, है ना, हमने यहाँ रिस्क फ्री रिटर्न और यहाँ मार्केट पोर्टफोलियो वाले पॉइंट्स को मिलाकर इसको आगे बढ़ाया, तो ये कैपिटल मार्केट लाइन बन गई। अब ये वो लाइन है जहां इन्वेस्टर अपना सारा रुपया, ठीक है, 100%, ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं? मार्केट में। तो कितना कमा रहे हैं? मार्केट के बराबर। अब उस इन्वेस्टर ने कहा देखो भाई यार, मार्केट में जोखिम है ना, मैं इसको दोबारा लिखूं, मार्केट में जोखिम है, मैं तो भाई मार्केट में सारा रुपया नहीं लगाना चाहता, मैं 50% लगा दो मार्केट में, लगा दो भाई, आप कितना, जितना चाहो उतना लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 50% तो मार्केट में लगा, 500 रुपये मार्केट में लगाए, और बाकी 50% कहाँ लगाना है? बाकी 50% ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है ना तुम्हारे लिए, तुम इसमें लगा दो, जोखिम मत उठाओ। तो 1500, 500 पर 15% हो जाएगा 75 रुपया, और 500 पर 8% हो जाएगा 40 रुपया। तो आपको 115 रुपया मिलेगा, यानी कि 11.5% रिटर्न मिलेगा। ये वो वाली सिचुएशन यहाँ दिखा रखी है। यहाँ जो इन्वेस्टर इससे नीचे है, यहाँ इस तरफ कोई इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है? वो रिस्क फ्री लैंडिंग कर रहा है। ठीक है, सारा रुपया देखो यहाँ, ये 100%, 100% मतलब एक तरह से पूरा पोर्टफोलियो, पूरा वन। ठीक है, आपने कहाँ लगा दिया? मार्केट। यहाँ आपने मार्केट में कितना लगाया? 50%। बाकी 50% का क्या किया? बाकी 50% आपने भैया जो है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा दिया। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी को उधार दे दिया और उससे इसका मतलब इतना रुपया कम कर लिया। ठीक है, ये वो इन्वेस्टर है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता। अब कुछ और भी इन्वेस्टर है मार्केट में, ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो जोखिम लेंगे, और ज्यादा जोखिम लेंगे। वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए हमने कहा, ठीक है, हमने कहा कि यार तुम एक काम करो, 500 रुपया तुम मार्केट से उठा लो,
ठीक है, उधार ले लो। तो यहाँ कितने रुपया हो गया तुम्हारे पास? 1500। ठीक है, रिस्क फ्री बोरोइंग की बात कर रहा हूँ। तो हमारी एजम्पशन ये है कि हमें इस 8% की रेट पर ही जितना चाहे उतना उधार भी मिल सकता है। तो 1000 रुपए में 500 रुपए और जोड़ दो, 1000 रुपए हैं तुम्हारी जेब में, लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो 1500 रुपए। कहाँ से ला रहे हो बाकी 500 रुपया? उधार लेकर। उधार लो और 15% की रेट पर लगाओ। कितना रुपया मिल जाएगा? 225 रुपये। हाँ जी, 225 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तुमने भैया जो मार्केट से उधार लिया है ना, सॉरी, जो रिस्क फ्री रेट पर उधार लिया है ना 500 रुपया, जिस पर 8% ब्याज अब तुम्हें चुकाना है, वो चुका दो। 500 पर 8% कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ये तुम चुका दो, कितना मिल जाएगा? 185 रुपया फिर तुम्हें मिलेगा। यानी कि उस केस में 18.5% रिटर्न आप लोग अर्न करेंगे। ये है, ये वाली सिचुएशन है रिस्क फ्री बोरोइंग। ठीक है, और ये मैंने तो आपको आसान करने के लिए 1000 रुपए के एग्जाम्पल से समझाइए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रुपया, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो को मैंने 1 के बराबर मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर पूरा पोर्टफोलियो 15% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केट का रिटर्न 15%। 50% मार्केट में लगाया है, 50% रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लैंड किया है, उधार किया है ना, जो भी हमने इधर देखा इस लेफ्ट साइड में नजर आया। तो 0.5 गुना कितना परसेंट? 8%, प्लस 0.5 गुना 15%, तो कितना आ रहा था अपना रिटर्न? 11.5% आ रहा था। और अगर तुमने बोरो कर लिया रिस्क फ्री रेट पर, उधार लेकर फिर इन्वेस्ट किया है, तब क्या होगा? तब भाई ऐसा होगा, यहाँ तो हो जाएगा 1.5, है ना, क्योंकि 1 रुपया था, आधा 50 पैसे बल्कि तुमने उधार ले लिया। 1.5 गुना 15%, और इधर जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पेमेंट करनी है 0.5 गुना 8%। और ये चीज मैं आपको और अच्छे से डिस्कस करूंगा जब हम CAPM मॉडल पर आएंगे। तो यहाँ हमें रिटर्न मिल रहा है 18.5%। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगी हो तो आप चेक कर लेना। मैंने आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अब आपको इसका मोडस ऑपरेंडी, इसका काम करने का तरीका है, वो समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में करता क्या है और किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अब मैं वापस यहाँ अपने डिस्कशन पर आ जाता हूँ कि कैपिटल मार्केट थ्योरी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग रिस्क फ्री एसेट। वो रिस्क फ्री एसेट्स को ले आते हैं मार्केट में, विच अलाउ इन्वेस्टर टू लैंड और बोरो एट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, कितना भी आप उधार ले सकते हो, कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो रिस्क फ्री रेट पर बिना किसी जोखिम के। ठीक है, base of risk free return make the expectation of investors identical और homogeneous। यही तुम बात कर रहे थे। मार्कोविच में प्रॉब्लम क्या थी, हर एक आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग अलग, हर एक आदमी की रिस्क को लेकर जो है रिस्क को लेकर जो डर है वो सभी का अलग अलग है। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ ये जो मॉडल है, कैपिटल मार्केट थ्योरी है, वो उस चीज को आसान कर देती है, और उससे सब इन्वेस्टर लगभग एक तरह से सोचने लगते हैं कि भाई मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए रिस्क फ्री रेट प्लस जितना जोखिम उसके नाम का प्रीमियम। सो द कंसेप्ट ऑफ रिस्क फ्री लैंडिंग एंड रिस्क फ्री बोरोइंग आर यूज्ड इन दिस थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया रिस्क फ्री लैंडिंग का मतलब क्या होता है और रिस्क फ्री बोरोइंग का मतलब क्या होता है, वो चीज हम अभी अच्छे से समझकर। ठीक है, अब जरा पहले इसके एजम्पशन देख लें, और ये एजम्पशन जो अभी यहाँ है वही आपको CAPM मॉडल में भी मिलेगी। ठीक है, लगभग कमोबेश यही एजम्पशन आपको मिलेगी, और इन एजम्पशंस में ही कुछ एजम्पशन रियलिस्टिक है, कुछ अनरियलिस्टिक है, उसी के बेस पर फिर इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। पहली एजम्पशन है रैशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर्स बड़े समझदार हैं, दे मेक देयर डिसीजन टू ऑप्टिमाइज द मीन वेरिएंस कॉम्बिनेशन। मीन वेरिएंस कॉम्बिनेशन का मतलब, मीन का मतलब मीन रिटर्न, वेरिएंस का मतलब जोखिम, जोखिम और रिस्क का जो कॉम्बिनेशन उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। मतलब दिए गए जोखिम पर सबसे बढ़िया रिटर्न जहाँ मिल रहा है वो उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा। जब हम बिहेवियरल फाइनेंस जब हम पढ़ेंगे
तो हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स तो एक भीड़ की तरह क्राउड बिहेवियर करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं होती, बट यहाँ जंक्शन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर सोलली बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न असेसमेंट एज वर यूज्ड इन मार्कोविज मॉडल। जैसे मार्कोविज मॉडल ने एक तो रिस्क को लिया था और दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न को लिया था, और उस कॉम्बिनेशन को ऑप्टिमाइज करना चाह रहा था। यहाँ पर भी शार्प उसी काम को ही तो कर रहा है, बस उसने दो चीजें बदल ली। जो आपके जो एफिशिएंट फ्रंटियर आ रहा था उसको मार्केट वाला फ्रंटियर ले लिया, और दूसरा क्या किया उसने कि जो हम सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ले रहे थे, कोवेरियंस ले रहे थे, उसकी जगह इंडेक्स या सेंसेक्स या निफ्टी के साथ हमने उसका जो कोरिलेशन है वो वहां से देख लिया, उसका रिलेशनशिप हमने वहां से ले लिया। सिक्योरिटीज आर इनफिनिटिवली डिविजिबल, ठीक है। सिक्योरिटीज का हम छोटे से छोटा हिस्सा हम खरीद सकते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे इस शेयर का केवल आधा शेयर खरीदना है, मैं खरीद सकता हूँ। मुझे इस शेयर का केवल 0.25 हिस्सा खरीदना है, मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो जितना भी छोटे से छोटा हिस्सा हम सिक्योरिटीज का करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सो इनफाइनाइटली डिविजिबल सिक्योरिटीज, ठीक है, छोटे से छोटा हिस्सा भी हम उसका कर सकते हैं। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, और कोई टैक्सेशन नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपको फेस करनी पड़ती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया है कई बार, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के दौरान भी डिस्कस किया है हमने। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास, देखो कोई चीज तब बेचते हो जब आपके पास हो, आपने खरीदी फिर बेच दी। लेकिन शॉर्ट सेलिंग का मतलब वो चीज आपके पास नहीं है फिर भी आपने बेच दी, ठीक है। जैसे जो डे ट्रेडिंग होती है, और आपने क्या किया, सुबह ही आपने को उम्मीद थी कि आज इस कंपनी के शेयर गिरेंगे, तो आपने 1000 शेयर 50 रुपए के हिसाब से आज सुबह ही बेच दिए, जबकि शेयर आपके पास है ही नहीं। शाम को जब शेयर आपकी उम्मीद के हिसाब से गिरकर 45 रुपए पर आ गया, तो आपने क्या किया, 1000 शेयर 45 के हिसाब से खरीद कर स्टॉक एक्सचेंज को वापस कर दिए, और जो मार्जिन था 5 रुपए वो अपनी जेब में रख लिया। लेकिन अगर यहाँ 50 की जगह अगर 52 हो जाते तो फिर आपको 52 पर भी खरीदने पड़ते, सेटलमेंट करना पड़ता, और ये जो सेटलमेंट का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट या लॉस बनता है। तो इस तरह की शॉर्ट सेलिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Huge number of investors in the market, so an individual investor can't affect the price of securities. इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट में कि कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिक्योरिटीज के प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ, ये एजम्पशन रियलिस्टिक है काफी हद तक, ठीक है। आगे देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क फ्री असेट्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के पास रिस्क फ्री असेट्स अवेलेबल है जिसमें वो इन्वेस्ट करें। They can borrow or lend any amount at same risk free rate. ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। काटा में इसलिए नहीं लगा रहा कि एजम्पशन को मैं गलत बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब आप इस एजम्पशन को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करोगे तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो बैंक जिस रेट पर आपकी एफडी कर रहा है, मान लो 6% पर कर रहा है, तो ठीक है, बैंक एफडी करने टाइम तो आपसे वो पैसा लेने के लिए मना नहीं करेगा। आप बैंक से 6% की रेट पर लेकर दिखाओ, आप बैंक को बोलो कि ला भाई अब तुम्हारी एफडी मैं कर देता हूँ, तुम मुझे दे दो ये पैसा, 1 साल बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा, वही 6% मैं दूंगा। अगर बैंक तुम्हें दे देता है तो बताइए, ठीक है, तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ अजम्पशन है कि आप जितना चाहें उतना बोरो कर सकते हैं, ठीक है, और उतना ही आप मतलब बोरो भी कर सकते हैं, उतना ही लैंड भी कर सकते हैं। Investors have identical or homogeneous expectations about expected returns if they have risk-free assets to invest or borrow. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रिस्क फ्री एसेट्स आ जाती है तो हर इन्वेस्टर्स क्या चाहता है, हर इन्वेस्टर कहता है देखो भाई मुझे रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, और जितना जोखिम आगे उठाता चलूंगा उतना रिस्क का प्रीमियम चाहिए। जब मेरा जोखिम मार्केट के बराबर होगा तो मुझे मार्केट के बराबर रिटर्न दे देना। जब मार्केट से भी ऊपर जोखिम में उठाऊं तो मुझे मार्केट से ऊंचा रिटर्न चाहिए। जब मार्केट से कम जब जोखिम में उठा रहा हूं तो उस समय में मार्केट से कम रिटर्न में भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आधारित हो जाएगी किस पर, जो जितना जोखिम उठाएगा उसको।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स, रिस्क फ्री लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये कैसे काम करती है वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो व्हेन a risk free asset is introduced in the capital market, the efficient frontier becomes a straight line। अभी मैंने ये आपको बताया अभी, ठीक है। ये मैंने इसमें इस तरह से मैंने लिया था एफिशिएंट फ्रंटियर, ये बनाया था मैंने, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची थी और यहाँ से ये लाइन यहाँ टच जहाँ कर रही है YOX, ठीक है। OY पर जहाँ कट कर रही है ये रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जो आपका जो एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये देखो ये वाला, ये एफिशिएंट फ्रंटियर अब एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है जिसको हम कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें, फ्रंटियर बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिस्क फ्री रिटर्न, यहाँ से रिस्क फ्री रिटर्न से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस एंड इज टेंजेंट टू ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर। जो हमारा ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर उससे टेंजेंट होगी, और टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, जहां जो जोखिम और रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन मार्केट के बराबर हो जाएगा, वहां से टेंजेंट होती हुई चलेगी। This new efficient frontier which is a straight line is called capital market line। इसी को हम capital market line बोलते हैं। So the capital market line, ठीक है, so the capital market line जिसको हम short में CML भी बोलते हैं, is the line which starts from RF risk free return से, ठीक है, and is tangent to the original efficient frontier। It shows a linear relationship between portfolio risk and return। और वो लीनियर रिलेशनशिप क्या है? लीनियर रिलेशनशिप ये है भाई, देखो सुनो ध्यान से, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा, ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, फ्रॉम ए पोर्टफोलियो, पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। एक और आएगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हमने पढ़ा था कि वहां जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो आप किसी का भी निकाल सकते हो। ये देखो ये दोनों में मुख्य अंतर भी है, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे तो जब सिक्योरिटी मार्केट लाइन आएगी तुम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम निकालते हैं पोर्टफोलियो का। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं सिक्योरिटी का, जनरली इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, ठीक है, और वहाँ पोर्टफोलियो का भी निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है, बट जनरली सिक्योरिटी का, यहाँ जनरली पोर्टफोलियो का, ठीक है। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो तुमने CAPM बहुत बार पढ़ा है, इसलिए तुम्हें शायद वो ज़्यादा आसान लगे। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा कोएफिशिएंट लेते थे आप, ठीक है, और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न इसका रिस्क फ्री एसेट्स का, ये आपने किया है। और जब आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देते हो तो ये जो लाइन बनती है सिक्योरिटी मार्केट लाइन बन जाती है। लेकिन आज हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन नहीं, आज हम कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ रहे हैं। इन दोनों में एक अंतर ये है, जैसा कि मैंने बताया, पोर्टफोलियो को जनरली यूज करती है, जनरली पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के लिए चलती है। दूसरा, यहाँ पर ये बीटा को ले रही है, यानी कि सिर्फ सिस्टमेटिक या नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क को कंसिडर कर रही है, यहाँ ये टोटल रिस्क को कंसिडर करती है, ठीक है। कमोबेश तरीका वही है कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस, अब मुझे जोखिम के नाम का प्रीमियम चाहिए, तो हम कैसे करते हैं? हमने कहा कि देखो भाई, जोखिम इस तरह से निकाला जाएगा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, मैं अलग से बताना चाह रहा हूँ आपको। ये है रिस्क फ्री सिक्योरिटी, लाइक बैंक की FD, बैंक FD, ठीक है। यहाँ तुम्हें रिटर्न कितना मिलेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो, श्योर रिटर्न कह लो, 6% मिलेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? यहाँ 0 होगा, ठीक है। मार्केट का जो सेंसेक्स या निफ्टी मैंने उठाया, ठीक है, उस सेंसेक्स का रिटर्न, सेंसेक्स के रिटर्न का मतलब पिछले 6 महीनों में सेंसेक्स कितना था, ठीक है, फिर उसके बाद कितना चढ़ा, फिर कितना चढ़ा, फिर कितना चढ़ा, तो उसका एक तरह से एवरेज रिटर्न कितना होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, उसका मान लो आया 15%।
और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, जोखिम कितना आया उसका, ठीक है, जोखिम आया मान लो 5%, ठीक है। अब बात ध्यान से समझो, अब मैंने कहा कि देखो भाई अभी तक तुम्हें मिल रहा था 6%, अब मिला 15%, ये 15% क्यों मिला 6% के बजाय, तुम्हें 9% फालतू क्यों मिला, क्योंकि इसलिए मिला क्योंकि तुमने 5% एक्स्ट्रा जोखिम उठाया, ठीक है। तो 5% एक्स्ट्रा जोखिम उठाकर तुम्हें 9% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से कट जाए, बस इतना पर्पज है मेरा। तो 16 माइनस 6, तुमने भैया 5% जब एक्स्ट्रा जोखिम उठाया, ठीक है, रिस्क के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो तुम्हें 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। तो तुम्हें पर यूनिट के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 2%। अब ये एक बेस बन गया। आपने पढ़ा होगा जब मार्कोविज मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस बेस पर अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर देखे थे। एक इन्वेस्टर कह रहा था कि ऐसे चलूंगा जी मैं, तो यानी कि मेरा जोखिम इतने से इतना बढ़ते ही मुझे तो रिटर्न में इतना बढ़ोतरी चाहिए, जोखिम इतना सा बढ़े रिटर्न इतना होना चाहिए, ठीक है। जोखिम बढ़े सिर्फ 5% और रिटर्न मुझे मिलना चाहिए भाई बढ़कर 15%। दूसरा ये कह रहा था भाई मुझे 5% जोखिम बढ़ता है तो भाई मुझे 8% रिटर्न से भी सेटिस्फेक्शन है। तीसरा कह रहा था 5% जोखिम बढ़ता है मुझे 5% के रिटर्न से भी सेटिस्फेक्शन है। चौथा कह रहा था 5% जोखिम बढ़कर अगर 4% के एक्स्ट्रा रिटर्न मिले तो मैं सेटिस्फाई हूँ। तो वहां सब लोग अलग अलग थे, रिस्क टेकर, कुछ रिस्क एवर्स वाले, ठीक है, कुछ मॉडरेट वाले, तो सब अलग अलग हो रहे थे, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग। यहाँ हमने क्या किया, हमने एक चीज उठा ली, मार्केट। तो भाई मार्केट में जब तुम जोखिम वाली, बिना जोखिम वाली से जोखिम वाली पर जाते हो तो इतना परसेंट रिटर्न मिलता है, और जब तुम यहाँ बिना जोखिम वाली से जोखिम वाली यानी कि मार्केट में जाते हो तो इतना जोखिम उठाते हो। तो पर यूनिट मार्केट के जोखिम उठाने पर तुम्हें 2% का एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये पर यूनिट रिवार्ड मिल गया, रेट ऑफ चेंज हमें मिल गई। और अब इस रेट ऑफ चेंज से हम क्या करेंगे कि भाई देख 2% पर यूनिट ऑफ रिस्क रिवार्ड चाहिए मुझे। अब सबके लिए एक लाइन होगी क्लियर कट, इसीलिए तो लीनियर रिलेशनशिप बनता है कि अब हर आदमी के लिए हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 2% एक्स्ट्रा जोखिम मिलेगा। अब मेरे वाला जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है वहां जोखिम है 8%, तो मुझे कितना रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे 16% एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। तो 16% तो ये और प्लस 6% का रिस्क फ्री रिटर्न, मुझे 22% रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो अब जरा यहाँ समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैंने बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न हम पोर्टफोलियो का निकालते हैं, वो बराबर होगा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस, यहाँ बीटा नहीं है, ठीक है, हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट लाइन की बात कर रहे हैं। तो प्लस रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो पर, रिटर्न रिस्क फ्री पोर्टफोलियो पर जहाँ जोखिम बिल्कुल भी नहीं है, इतना एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है जो अभी मैंने 10% से बताया। अच्छा यहाँ जोखिम कितना उठाते हो, मार्केट का जोखिम ये है, तो मार्केट के पर यूनिट जोखिम पर आपको 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। अब तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना जोखिम बताता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से गुना कर दो, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। यानी कि उसी एग्जांपल में मैं फिर से अब यहाँ इस तरह से इंफॉर्मेशन भर दूं कि रिस्क फ्री रिटर्न है 8%, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो पर रिटर्न है 15%, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट पोर्टफोलियो का है, अगर मार्केट इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मान लो ये आता है 4%, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो आ रहा है 8%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, 8 प्लस 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 8। 15 में से 8 के 7, 7 गुना 2 14, 14 और 8 22। इतना रिटर्न मुझे चाहिए, इतना मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये लाइन ऐसे चलेगी,
बिना जोखिम के रिटर्न इतना रिटर्न तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा, और ये फिर सारा तुम्हारा रिस्क प्रीमियम रहेगा। और इसकी स्लोप किसके हिसाब से चलेगी? इसकी स्लोप चलेगी कि जो पर यूनिट रिस्क की बदलने पर, ठीक है, कितना रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़कर मिलता है, चेंज होता है, उस पर ये आधारित रहेगी। तो अब जरा एक बार इसको पढ़ लें। So when risk-free assets is introduced in the capital market, the efficient frontier become a straight line. अभी हमने पढ़ा which originates from risk-free return on y-axis and is tangent to the original efficient frontier. जो हमारा original efficient frontier उससे tangent होता है. This new efficient frontier which is a straight line is called capital market line. अभी हमने पढ़ा, ठीक है. So capital market line is the line which starts from RF and is tangent to the original efficient frontier. It shows a linear relationship. अभी मैंने बताया कि पर यूनिट जोखिम बदलने पर कितना रिटर्न हमें एक्स्ट्रा चाहिए. Linear relationship between portfolio risk and return. Every point of CML, every point on CML is efficient frontier. भाई यहाँ जो जितने भी पोर्टफोलियो है ना, सब बिंदु अपने आप में एफिशिएंट है. किसी पर भी आप ले लीजिए, सब एफिशिएंट फ्रंटियर. जितना जोखिम है उस जोखिम के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन आप वहां पर चुन सकते हो. अगर अब आप यहाँ वाला कोई पॉइंट उठा रहे हो, ये मार्केट वाला है ये, तो यहाँ वाला उठा रहे हो तो बाकी पैसा रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देना. इससे आगे बढ़कर ले रहे हो तो बाकी पैसा रिस्क फ्री रेट पर उधार ले लेना और लगा देना मार्केट में. ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. द CML इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, द CML इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट इन रिस्क फ्री सिचुएशन, जहां पर एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है. अभी मैंने बताया रिस्क फ्री सिचुएशन जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ निश्चित रिटर्न है, जहाँ जोखिम नहीं है, जहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट and the market risk premium per unit of risk represent the slope of this line. कि पर यूनिट जोखिम पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, वो प्रीमियम की जो रेट है, जैसे मैंने अभी बताई कि ये तुम्हारा मार्केट रिटर्न, ये तुम्हारा रिस्क फ्री रिटर्न, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने मार्केट का लिया था. तो मतलब जोखिम अगर ये 5 है तो पर यूनिट कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला उसकी स्लोप को बताता है. ठीक है, तो रिवार्ड पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क. ठीक है जी, तो ये आपकी कैपिटल मार्केट लाइन जो हमने अभी पढ़ी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क, मतलब रिस्की रिटर्न मार्केट का. एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख सकता हूँ, ER लिखना चाहो तो RM लिख दो सिंपली, वरना, और RF. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का. अब ये पर यूनिट पता चल गया मुझे कि मार्केट के रिटर्न में एक यूनिट का जोखिम इतना है, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो का जोखिम कितना है भाई, उससे गुणा कर देना. ठीक है, तो ERP हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. ठीक है, फिर RF क्या है? RF है रिस्क फ्री रिटर्न. और मैं इसको एक चीज और भी बताऊं मैं आपको, इसको एक और भी नाम देते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न, और इट इज कॉल्ड रिवार्ड फॉर टाइम. भाई जोखिम तो तुमने लिया ही नहीं, फिर भी रिवार्ड क्यों मिला? देखो भाई, मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैं आज उनको खर्च करता अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन मैंने उनको सेक्रीफाइस किया 1 साल के लिए, मैं उनको 1 साल बाद यूज कर रहा हूँ आज यूज करने के बजाय. तो 1 साल बाद मिलेंगे तो मुझे निश्चित तौर पर, क्योंकि जोखिम तो मैं ले नहीं रहा हूँ, तो वो 10,000 रुपये मुझे वापस तो मिलेंगे. ठीक है, लेकिन आज की बजाय 1 साल बाद मिलेंगे, 1 साल बाद में उनको यूज कर पाऊंगा. तो वो जो मैंने टाइम सेक्रीफाइस किया उस समय के लिए, उस सेक्रीफाइस करने के लिए मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है, इसीलिए जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है उसको हम रिवार्ड फॉर टाइम भी बोल सकते हैं. तो RF इज सिंपली रिवार्ड फॉर टाइम. ठीक है, और क्या है इसके अलावा, क्या लिखा मैंने, RM
ये है आपका रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। लास्ट लेक्चर में हमने इसीलिए सब इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब बताया था कि जो मार्केट जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। सेंसेक्स में मुझे 30 सिक्योरिटी जिस प्रोपोर्शन में नजर आ रही है, उनका जो कैपिटल का जो रेशियो है उसी प्रोपोर्शन में मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ के लगा दिया। ये मेरा मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है, और RF तो रिस्क फ्री रिटर्न ऊपर बता ही चुका। और क्या रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन M, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। अब मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है ना, सेंसेक्स निफ्टी में फ्लक्चुएशन होती है ना, तो उस फ्लक्चुएशन का जो मेजरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन से। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P का मतलब ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप तो अपने पोर्टफोलियो के लिए बात कर रहे हो, अगर मार्केट का ही करना है सिर्फ, फिर तो हमें एक सब इतना मत्थापच्ची करने की जरूरत ही क्या है। फिर तो हर आदमी सेंसेक्स में जो प्रपोर्शन है उसी प्रपोर्शन में रुपया लगा दे, निफ्टी में जो प्रपोर्शन उसी प्रपोर्शन में रुपया लगा दे। लेकिन मैं अपने मैनेज पोर्टफोलियो को बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें जो जोखिम है, उस जोखिम के लिए मुझे कितना रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है रिवार्ड पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क। मैं अगर इसको यहाँ तोड़ कर लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाला हिस्सा है रिवार्ड फॉर टाइम, इतना हिस्सा है रिवार्ड पर यूनिट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो रिस्क। मार्केट की जोखिम के रिस्क के पर यूनिट का रिवार्ड, और इसको गुना कर दीजिए तुम अपने पोर्टफोलियो के जो रिस्क से, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कितना आता है, ठीक है जी। अब कुछ बातें इसकी जो फीचर्स, मेन फीचर्स, वैसे तो अब रिपीटेशन सही है, ऑफ CML। क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। पहली बात, इट शोज लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है, बिटवीन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप दिखाती है, ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम RF, रिस्क फ्री रिटर्न से ओरिजिनेट होती है, अभी हमने पढ़ा ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। ओरिजिनेट्स फ्रॉम RF रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। और यानी कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो इसका जो कहाँ इंटरसेप्ट करेगी, कहाँ काटेगी, OY एक्सिस को रिस्क फ्री रिटर्न पर काटेगी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ CML, कैपिटल मार्केट लाइन की स्लोप क्या होगी, कैपिटल मार्केट लाइन की स्लोप होगी जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, यानी कि RM माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, ठीक है। तो ये रेशियो जो आता है उसके हिसाब से पर यूनिट जैसे जैसे जोखिम बदलेगा उसी हिसाब से ये वेरी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग, कि भाई जब जोखिम बढ़ेगा तो इन्वेस्टर तो सारे के सारे जोखिम के साथ साथ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहेंगे ही ना, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग ये हमें मिलती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर अब आगे इसके डेप्थ में जाएं तो बोरोइंग और लैंडिंग वाला कंसेप्ट और ज्यादा डिटेल में इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हम CAPM मॉडल के लिए छोड़ देते हैं। जब हम वहां पढ़ेंगे तो उस चीज को समझेंगे। अभी आप ये कैपिटल मार्केट लाइन को ही अच्छे से समझ लें
तो आपके ये चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे मैंने बोरोइंग और लैंडिंग का कंसेप्ट भी इसमें काफी हद तक आपको क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़े से मन में डाउट्स रह गए हो, इफ एंड बट्स रह गए हो, तो कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी डेप्थ में इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कमोबेश अजम्पशंस भी वहां पर लगभग यही रहेगी। तो ये कैपिटल मार्केट लाइन है। आज हमने समझा कि जो मल्टीपल पोर्टफोलियोज मिल रहे थे हमें, एफिशिएंट पोर्टफोलियो, उन मल्टीपल पोर्टफोलियो में से हम एक थोड़ा सा यूनिकनेस कैसे लेकर आए, वो कैपिटल मार्केट थ्योरी ने समझा दिया। नेक्स्ट टाइम हमें पढ़ना है कि अब जो सबके अलग अलग कोवेरिएंस निकालने पड़ रहे थे, उससे हमारा काम कैसे मतलब कैसे हल्का हो जाए। तो वो उसके लिए हम सबको क्या करेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबके अलग अलग निकालने के बजाय एक्स का, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का, सबका हम जो कह लीजिए कि रिलेशनशिप इंडेक्स के साथ निकाल लेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वो काम शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल में होगा। लेकिन मार्कोविज और शार्प में एक फर्क और भी आएगा कि वहां पर जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहां रिस्क जो है, जो हमने अभी तक पढ़ा है टोटल रिस्क के फॉर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में, वहां पर उसको सिस्टेमेटिक और अनसिस्टेमेटिक रिस्क में तोड़ा भी जाएगा, ठीक है। तो जो शार्प का इंडेक्स मॉडल मैं कराऊंगा, उससे पहले हम जो है, जो हमें काम करना है, जो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न का जो कंसेप्ट जो चला हुआ है, जो हमने डिस्कस किए भी ऑलरेडी 4 लेक्चर हम इसमें बात कर चुके हैं, उस पर हम आगे जाएंगे और जो कुछ रियल मार्केट से जो डेटा लेकर उन डेटा को हम ब्रेकअप करेंगे टोटल रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है, या जिसको सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, और अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क में, ताकि हमारे लिए आगे जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वहां पर सारे कंसेप्ट समझने आसान हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट।